Hello students, we are going to do MCQ based on case scenario. This case scenario is based on financial instruments. So under in case 32, 107 and 109. So our major topic is valuation of a financial asset with fixed income by applying a amortized cost method, and we will discuss about a loan given to staff. So first let us see basic idea. So how this financial asset is recognized in books of investor entity. So it means we are doing a financial asset with fixed income. It may include loan given to other person. It may be employees also, or it may be any other person, or investment is made in debt of other entity. So or company purchasing debt security of other entity. So in this case, how it is valued in books of investor entity. So it is valued as amortized cost. तो इस केस में आपने इसको वैल्यू करना है अमोर्टाइज कॉस्ट के बेस पर, एंड उसकी वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इट मीन जो एक्चुअल आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट वी शुड कंसीडर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कई बार होता है कि आपको मार्केट रेट हमें मेंशन नहीं किया है, तो उस केस में इफ़ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन देन अमोर्टाइज कॉस्ट आपकी मानी जाएगी अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है, एंड वी हैव टू डिटरमिन दिस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज आल्सो कहा जाएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR। दिस इज सिमिलर टू IRR इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो दिस EIR इज डिटरमिन्ड सो दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो आपने लोन प्रोवाइड किया है उसके बेस पे जो फ्यूचर के कैश फ्लोस होंगे उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू और उसको इक्वल कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जिस रेट पे इक्वल हो जाएगी दैट इज अवर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो इसका पर्पज क्या है मार्केट रेट का या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का? अब आपने रिकॉग्नाइज करनी है अपनी एनुअल फाइनेंस और इंटरेस्ट इनकम। तो इट इज रिकॉग्नाइज बाय अप्लाइंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपको मार्केट रेट दिया है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टू आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। तो वो फिर आपकी फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम जो P&L में आपकी क्रेडिट हो जाएगी। So now let us discuss our case scenario. So data given in this scenario is so Autumn Limited has a policy of providing subsidized loans to its employees so for their personal purposes. So Mrs. Jama by a senior HR manager of the company took a loan of ₹12 lakhs on the following terms. So interest rate is 4% per annum, loan disbursement date is 1st April of current financial year, and principal amount of the loan shall be recovered in 4 equal installments commencing from 31st March ending current financial year. तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा, इसमें 4 ईयर्स में फ्रॉम एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट ए सिंपल इंटरेस्ट। अब जितना इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये जो कलेक्टेड यानी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल आपने कलेक्ट करना है पहले 4 साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स में, उसके बाद जितना इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे उसको कलेक्ट करेंगे हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें जो टोटल पीरियड बन जाएगा लोन का 7 ईयर, 4 + 3 7। सो मिसेज जामा बाई मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर रीपेड। तो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉय की, जितना टोटल लोन है आपका 7 ईयर, एंड मार्केट रेट ऑफ ए कंपेरेबल लोन को मिसेज जामा बाई 9%, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, वैसे हमने सब्सिडाइज रेट पे किया है लोन 4%, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको मेंशन कर रखे हैं। एंड नाउ डिफरेंट MCQ हैं आपके। So first of all we have to determine amount of financial asset which is loan to employee to be recognized by Autumn Limited at disbursement date of loan। तो आपने पहले डिटरमिन करना है कि अपनी कितना अमाउंट है आपका फाइनेंशियल एसेट का। तो लेके से उसके लिए देखते हैं अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट अब आपका बन जाएगा MCQ। फर्स्ट लेके से देखा आपको मेंशन किया है कंपनी है Autumn Limited। सो इट हैज गिवन लोन टू एम्प्लॉई ये 0 time period which is due 1st April of a current financial year. So loan is given at the rate of 4%, amount is 12 lakhs। ये जो लोन है अपने 4 इंस्टॉलमेंट में रीपे करने हैं, तो इसमें इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी दैट इज 3 लाख ईच।
और फिर आपने देखना है कि जब आप 3-3 लाख का लोन रीपे कर देंगे, बैलेंस आपका रिड्यूस होकर रहेगा। उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा उसको हम रिसीव करेंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। इट मीन अप टू 4 ईयर आपकी प्रिंसिपल रिकवर होगा, देन 5th, 6th एंड 7th ईयर। तो अब आपको मार्केट रेट आपको मेंशन किया है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दिस इज गिवन 9%। तो अब आपने कैलकुलेट करनी है व्हाट इज अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ दिस लोन, जिस वैल्यू पर आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके लिए पहले कैश फ्लो डिटरमिन करते हैं। तो लेके से पहले आप देखो प्रिंसिपल आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो व्हाट इज टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में देखो आपका लोन है 12 लाख, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज रुपीज 12 लाख, दिस विल बी 4%, 48,000। फिर आपने 3 लाख की रीपेमेंट करके फर्स्ट ईयर में बैलेंस रहेगा आपका लोन 9 लाख, इंटरेस्ट की 4%, 36,000। देन इट इज 6 लाख, देन अगेन 4%, 24,000। देन इट इज 3 lakhs इंटू 4%, दिस इज 12,000। ये आपका टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। जैसे 36, 72 प्लस 48 विच इज 1,20,000। उसकी फिर आपने 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो दिस इज 40,000। ये आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करके हैं MCQ नंबर 1। तो देयर आस्किंग व्हाट इज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, व्हाट इज अवर अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो उसको हम FA से शो कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट है लोन टू एम्प्लॉय, इसको आपने मेजर करना है एट अमोर्टाइज टू कॉस्ट। सो अमोर्टाइज टू कॉस्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट रेट। जिसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट मार्केट रेट है आपका 9% पर एनम। तो अभी टेबल ड्रॉ करके हैं, आपके कैश फ्लो देखो कितने हैं ईयर। तो पहले तो आपको 3-3 लाख का आपने जब लोन रीपे करना है तो उसका अमाउंट आ जाएगा ईयर 1 to 4। सो अमाउंट इज 3 lakhs। फिर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट स्टार्ट करनी है 5th, 6th और 7th ईयर एट एंड, जिसे 40,000 ईच ईयर। इसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं, जिस विल बी 5 to 7 ईयर, जिस इज 40,000। So now let us apply PV factor at the rate of 9%। तो PV फैक्टर आप देखेंगे आपको 9% पे मेंशन किए हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो फर्स्ट 4 ईयर्स हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो किसी 1 डिवाइडेड बाय 1.09, तो अप टू 4 डेसिमल वी हैव टू मेक इट राउंडेड फिगर। तो दिस इज 3.2397। देन फॉर रिमेनिंग ईयर 5th, 6th and 7th year, so this one is becoming 0.6499 plus 0.5963, so plus 0.5470। so these are given to us in the question। so ये फैक्टर बन रहा है आपका 5th, 6th और 7th ईयर का टोटल 1.793 को। तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसकी इंटरेस्ट जो हमने बाद में कलेक्ट किया है उन सब की टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। ये आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो आपको रिकॉग्नाइज करनी है एट प्रेजेंट टाइम पीरियड। तो लेट अस सी दिस टोटल इज 3 lakhs इंटू 3.2397, देन 40,000 इंटू 1.7932। तो टोटल ये 1043 अमाउंट रुपीज में है, 10,43,638। So now you can see which option is the correct answer is option number B। So next we have second MCQ. They are asking calculate the amount of our installment of annual interest collected by the company। तो आपको कितना इंटरेस्ट आपने कलेक्ट किया है एनुअली। So we have to determine our annual installment of interest which is collected by company। तो ये हम वैसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट केस में। आप देखिए टोटल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है जिसे 120, और वो कंपनी कलेक्ट कर रही है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज 40,000 ईच। सो अवर आंसर इज एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कलेक्टेड बाय कंपनी, दिस इज ₹40,000 एंड यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज ऑप्शन नंबर C। So next we have third MCQ.
So they are asking calculate our annual amount of employee cost to be charged to P&L so by the company. तो आपने देखना है कि एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है जो आपने चार्ज करनी है P&L में एवरी ईयर। तो पहले देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट होती है जैसे आपने लोन लिया है स्टाफ को पर उसकी जो वैल्यू हमने रिकॉग्नाइज की है बुक्स में विच इज कॉल्ड वैल्यू फाइनेंशियल एसेट वो आपकी लेस आ रही है तो जो डिफरेंस है वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट मानी जाएगी जिसको हम कहते हैं गैफर्ड एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे कहते हैं प्री पेड एम्प्लॉय कॉस्ट। उसका अमाउंट बन जाएगा अमाउंट ऑफ लोन विच इज गिवन टू एम्प्लॉय माइनस वट इज अवर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो आपने रिकॉग्नाइज की है बुक्स में। तो इस एग्जांपल में आपको मेंशन किया था कि जो अमाउंट ऑफ लोन है जिसे 12 लाख माइनस वैल्यू फाइनेंशियल एसेट आपने रिकॉग्नाइज की है एट अमोर्टाइज कॉस्ट जिस अमाउंट के 1043,638 1043,638 तो जो डिफरेंस है वो आपकी प्री पेड एम्प्लॉय कॉस्ट बन जाएगी। तो जिसे 12 लाख माइनस 1043,638 तो दिस अमाउंट इज रुपीज 156,362। आपने इसको अमोर्टाइज करना है मीन्स राइट को करना है P&L में ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉई। अब आपको मेंशन किया था इसमें कि जो एम्प्लॉई है मिसेज जामा बाई मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर रीपेड। तो इसका टोटल टाइम पीरियड है आपका पेमेंट का 7 ईयर। तो इट मीन्स व्हाट इज द पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉई ये आपको मेंशन किया है इनडायरेक्टली एम्प्लॉई को 7 ईयर की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो व्हाट विल बी दिस एम्प्लॉई कॉस्ट टू बी चार्ज टू P&L एवरी ईयर। तो वी गेट एम्प्लॉई कॉस्ट चार्ज टू P&L ऑन एनुअल बेसिस पर एनम। सो दैट विल बी टोटल अमाउंट है आपका 156,362 डिवाइडेड बाई 7 ईयर। ये आपका एनुअल अमाउंट आ जाएगा। So this amount is rupees 22,337 22,337 आपने हर साल P&L में चार्ज करने हैं। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो हेयर आल्सो आंसर इज ऑप्शन सी। Next we have fourth MCQ. Now they are asking calculate amount of finance income interest of the company for the 4th year. और फिफ्थ MCQ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस इनकम मीन्स इंटरेस्ट इनकम होगा कंपनी फॉर द 7th ईयर। तो उसके लिए अब आपको फाइनेंशियल एसेट जो लोन को अप्लाई है उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर 7 ईयर। तो लेट अस सी गेट वन दिस इज अवर शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल एसेट विच इज लोन को अप्लाई। तो अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज़ में। तो लेट अस शो शेड्यूल फॉर 7 ईयर। So 1, 2, 3, 4, so 5, 6 and 7. So we have to write what is the amount of loan outstanding in beginning of year. अब देखिए इनिशियली आपने लोन रिकॉग्नाइज किया है 1043,638 दिस इज 1043,638। अब इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो लेट अस शो इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट ऑफ मार्केट रेट वो आपको मेंशन किया था 9%। फिर आपने लिखना है कि आपकी जो लोन दिया है उसमें से रिसीट कितनी है आपकी एनुअल कैश फ्लो विच इज रिसीट ऑफ दिस लोन अमाउंट आपके रुपीज़ में है। देन यू गेट बैलेंस एट द एंड और ये बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो लेट अस सी हाउ मच इज इंटरेस्ट 1043,638 into 9%। तो दिस इंटरेस्ट लीजिए 93,927। ये इसमें देखो प्लस हो जाएगा। इसमें सब आपको फर्स्ट ईयर में लोन की रिकवरी हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख तो माइनस कर लीजिए 3 लैक्स ये आपका बैलेंस रह जाएगा। यहीं पर शो करेंगे 837 जिसे कि 565। अब इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा जिसे कि 9% जिसे कि 75,381। अगेन आपको इसमें से 3 लैक्स का प्रिंसिपल रिकवर हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा माइनस 3 लैक्स बैलेंस है 612,946 और जिस 9% इंटरेस्ट 55,165
and again 3 lakh is recovered. So balance is 368. So 111. On this 9% interest rate, 33,130. And the 3 lakh is recovered. Then balance is 101, 242. Or we can say 241. On this interest is 9%. This is 9112. अब आपकी जो रिकवरी है, अब आपको इंटरेस्ट की रिकवरी होगी, उसके इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट की थी 40,000 स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ईयर। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए 40,000, बैलेंस है 70, तो 353 ऑन दिस इंटरेस्ट इज 9%, 6332 अगेन 40,000 इज रिकवर। बैलेंस इज अवर 36, तो 685 और लास्ट में फिर आपको 40,000 रिकवरी हो जाएगी। तो लास्ट ईयर में हम लेते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, तो माइनस 40,000, तो दिस वन इज कमिंग 3315। नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर आस्किंग, दिस इज सो MCQ number 4th. So in MCQ 4 they are asking what is our interest income of 4th year. So how much is interest income of 4th year of the company? So you can say 1 2 3 4 4th year की इनकम है आपकी रुपीज, so 33,130 rupees, which will be credit to P&L. And which option is correct? This is your option number A. So next in MCQ number 5 they are asking calculate amount of finance income means interest income of the company for the 7th year. अब आपको लिखना है 7th ईयर में, 7th में लास्ट ईयर में आपकी इनकम है 3315, इट मीन्स वी कैन गिव अवर आंसर इज इंटरेस्ट इनकम ऑफ 7th ईयर। तो एक तरीके से आपकी पूरी नॉलेज चेक हो गया कि 7th ईयर में आपने शेड्यूल कैसे बनाना है। तो कोई भी एक या दो आइटम वो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये आपकी आगे इंटरेस्ट इनकम ऑफ 7th ईयर रुपीज 3315। Now you can see which option is the correct answer is option number B. In this lecture we have discussed case scenario based on the financial instruments under India's 32, 107 and 109, and our major topic was evaluation of financial asset with fixed income. For the copy we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।